हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई चल रही है आपकी अच्छी से? अच्छा, लास्ट टर्म हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टर्म हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर ली थी। न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के सेंट्रल पोर्शन पर होता है। न्यूक्लियनिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिनको अपन न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। हमने कहा था न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और जो न्यूक्लियनिक पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनके चार्ज और मास कितने होते हैं, हमने ये बातें कर ली थी। देखिए, हमने कहा था कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये था 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास के बारे में बात की थी। मास जो थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगभग बराबरी थे, इक्वल तो नहीं थे, एकदम बराबर नहीं थे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल थे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और लगभग इक्वली होते हैं दोनों। ओके, अच्छा, चार्ज के बारे में बात कर ली थी। प्रोटॉन का चार्ज प्लस का ई, प्लस पड़ा है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन आवेश के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं देता, कोई योगदान नहीं देता। क्लियर हुआ ना? अच्छा, नाभिकीय कण कहलाते हैं न्यूक्लियनिक कण। इसको आप लिख सकते हो न्यूक्लियनिक पार्टिकल्स। अच्छा, होते कौन कौन से? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कॉमन लगाते हैं प्रोटॉन, ये न्यूक्लियनिक कण होते हैं, नाभिकीय कण। और न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बनती है द्रव्यमान संख्या। ओके, ये हमने बात की थी। द्रव्यमान संख्या E होती है, न्यूट्रॉनों का नंबर n होता है, प्रोटॉनों की संख्या को z से लिखते हैं। ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, यहीं से अपन ने लिखा था इसको, न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग a - z। क्लियर हुआ? ये बात हम पढ़ चुके हैं। अभी क्लियर है? ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, आपने 1 AMU भी पढ़ रखा है। 1 AMU मतलब 1 EU लिखते हैं इसको शॉर्ट में। होता कितना है ये? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg को बोलते हैं अपन 1 AMU। और इसी के लिए अपन ने यहाँ पर मास इसका भी लिखा था 1.00727 AMU, और इसका लिखा था 1.00866 AMU। अब मास दोनों के लगभग बराबर ही है, तो आप इसको अगर लिखना चाहें ना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, लगभग 1 AMU ही हो गए। देखो ये 1 AMU, ये भी 1 AMU है,
1.00 मतलब 1 AMU, ये भी 1.00 1 AMU, तो इनको आप लगभग आप 1 AMU लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, नाभिक का आवेश कितना होगा? नाभिक का आवेश कितना होगा? चार्ज न्यूक्लियस कितना होगा? होगा प्लस का। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस ई। न्यूट्रॉन का तो होता नहीं, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है, और प्रोटॉन होते कितने हैं? Z। न्यूट्रॉन तो कोई हेल्प करते ही नहीं है आवेश के क्षेत्र में। न्यूट्रॉन को तो छोड़ो, बचे कौन? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, तो प्रोटॉन होते कितने हैं? प्रोटॉनों की संख्या को अपन लिखते हैं Z से, तो Z E। ये प्रोटॉनों का कुल चार्ज जो होता है वही नाभिक का चार्ज होता है। चलो, नाभिक का द्रव्यमान का लगभग द्रव्यमान कितना होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस वो कितना होता है? भाई चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का मास लगभग 1 AMU होता है। एक नाभिकण का द्रव्यमान होता है 1 AMU, तो नाभिकण होते कितने हैं? नाभिकणों की संख्या भी लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या होती है 1, तो 1 × 1 AMU ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, जो अपने लास्ट टर्म पे बात की थी। फिर हमने नाभिक गोलाकार होता है, तो नाभिक का आयतन पढ़ लिया था, वॉल्यूम 4/3 πr³। ये हमने बात करी थी, मासेस के बारे में बात है, पॉइंट बना ले आपने को। ये हो गया चार्ज का, मास का, ये हो गया। अच्छा, हमने बात कर ली थी नाभिक की त्रिज्या, लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, या इसको बोलते हैं फर्मी कोटि की होती है। अब निकाला कैसे था कि भाई नाभिक की त्रिज्या जो होती है r, वो द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। बराबर लगाते हैं, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, हमने कांस्टेंट लगाया था r0, और r0 की वैल्यू जो थी वो फिक्स थी, वो समानुपाती की जगह समानुपाती नियतांक है। और r0 की वैल्यू बताई थी 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और 1.2 रखा है, इसको फर्मी बोलते हैं, तो आप फर्मी भी लिख सकते हो चाहो तो आपने r0 की वैल्यू भी याद रखनी थी। फिर हमने इसके बेस पे क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन और देख लें आप। क्वेश्चन देखें आप, यदि हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 व सल्फर की 32 है, तो सल्फर के नाभिक की त्रिज्या हीलियम की कितनी गुनी होगी? चल, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं ना। भाई r होता है r0 a⁻⁴। अगर r मुझे हीलियम का चाहिए, तो मैं r0, हीलियम का कितना है द्रव्यमान संख्या 4 है, 4⁻⁴। अगर r मैं लिखता हूं सल्फर के लिए, तो r0 32⁻⁴। ओके, दिख रहा है आपको?
दिख रहा है तो छोटा करें। ओके, अभी सही है ना? ओके, अब आपको पता करना है कि सल्फर की त्रिज्या हाइड्रोजन हीलियम की त्रिज्या कितने होंगे, तो आप 2 में भाग दे दो 1 का, तो R सल्फर अपॉन R हीलियम, इसके अंदर इसका डिवीजन करोगे 8 और कट जाएगा 32/4 की पावर 1/3, ये 8 बार चला गया, तो 8 की पावर 1/3 का मतलब होता है 2 होता है, तो R सल्फर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R हीलियम। ये आपका कुछ आंसर हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, प्रॉपर विजन हो रहा है ना, विजन क्लियर है? ओके, तो सल्फर की त्रिज्या जो है हीलियम की त्रिज्या की 2 गुनी होगी। हमने इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझा। ये था हमारा अभी तक का जो समरी का क्वेश्चंस का। एक बात और ध्यान रखिएगा, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। चलिए, ये आप पॉज करके उतार भी सकते हैं समरी चाहे तो, नहीं तो आप लिख चुके हैं चीजों को तो कोई दिक्कत है नहीं, आगे चल सकते हैं। पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक रहेगा नाभिक का घनत्व कितना होता है। देखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व चाहिए तो हमको चाहिएगा मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास हमको पता है ना, ये वॉल्यूम हमको पता है ना, V 4/3 पाई R³ और R की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे। तो कितना इजी हो गया? आपको नाभिक का द्रव्यमान पता है, आपको 1 mu का मतलब भी पता है, ठीक है? द्रव्यमान ये रहा और ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी आपको पता चल गया। R आप यहां से ले लोगे, बस आपको डेंसिटी में निकल गई। फिर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस ये रहा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये रहा। 1 mu की वैल्यू आप यहां से रखोगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से, और ये जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको यहां से। कुल मिलाकर के आपको सारी बातें पता है। अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक अब रहेगा। आज का टॉपिक हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी पता करने के लिए। इसके लिए हम 2-3 हेडिंग लगाएंगे, उस हेडिंगों को प्रूफ भी करने चाहिए, उनको हेडिंगों को समझ भी सकते हैं। चलिए शुरू करें। नेक्स्ट टर्म पर जो हमने पढ़ा था वो ये था लास्ट टर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की डेंसिटी। शुरू करेंगे आज। अच्छा, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। अगर हमको किसी भी 3D इंस्ट्रूमेंट की डेंसिटी निकालनी तो हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं। अगर 2D स्ट्रक्चर है, हम उसकी वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो हमको मास अपॉन एरिया करना पड़ता है। और केवल हमारे पास लेंथ है, विड्थ और हाइट या डेप्थ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? मास अपॉन लेंथ निकाल करके भी डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी निकालने के तरीके होते हैं बहुत सारे, उनमें से 3D इंस्ट्रूमेंट की अगर डेंसिटी निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। और न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और गोले की डेंसिटी जो होती है वो 4/3 पाई R³ वॉल्यूम के साथ बात की जाती है। तो हम बात करने वाले हैं नाभिक का घनत्व, जिसको अपन डेंसिटी बोलेंगे स्मॉल d, और ऐसा बोलेंगे d न्यूक्लियस, ऐसा बोलेंगे। सिद्ध करो, यह सिद्ध करो कि
सभी परमाणुओं के नाभिकों का घनत्व समान, उसको अपन लगभग लिखते हैं, लगभग समान होता है, ऐसा बोल सकते हैं। या सिद्ध करो कि नाभिक का घनत्व, नाभिक के घनत्व की कोटि डिग्री 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। कुछ भी आपको दे दे, आपको पता करना हो तो आप कैसे पता करेंगे? बिल्कुल इजी, प्रूफ करते हैं। अच्छा, नाभिक का घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान अपॉन नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन मतलब ये हुआ the density of nucleus is equal to mass of nucleus और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सब बातें हमने अभी लास्ट जो बोर्ड किया तो हमने लिख दी थी। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना बताया? 8 टाइम्स ऑफ 1 AMU। ये था 4/3 πr³। अच्छा, सॉल्व करें। 3 ऊपर चला जाएगा, A यहाँ रखा हुआ है, 1 AMU रखा हुआ है, 4 पड़ा है, पाई पड़ा है। अच्छा, R की वैल्यू रखी जाए फिर। R कितना बताया था? R0 A⁻⁴ बताया था। ओके, विचार है प्रॉपर। चलो, अच्छा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर 3 × A × 1 AMU 1 AMU कौन में 4 टाइम्स ऑफ पाई R0 की पावर 3 मल्टीप्लाई हटा देते हैं और A की पावर 1/3 की पावर 3 तो A हो जाएगा। अब एक बात नोट करोगे, यहाँ पर A कैंसिल होगी तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बना कितना? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये बनाएगा 3 AMU अपॉन 4 पाई R0 की पावर। ये आपका न्यूक्लियस की डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एक बात बताओ, क्या इसमें कहीं पर भी A है? बेईमान सिंह, क्या है? क्या है? जब A ही नहीं है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो बना ये A से स्वतंत्र हो गया। और अगर फ्री फ्रॉम A है ये फॉर्मूला, A स्वतंत्र है, उसका मतलब तो ये बना कि A पर निर्भर नहीं करता। और A से ही तुमको पता चलेगा कि ये परमाणु का किस परमाणु की अपन बात कर रहे हैं, ये किस न्यूक्लियस की हमारे को बात हो रही है। हमको पता A से तो चलता है। अब हाइड्रोजन के लिए 1 लिखेंगे, हीलियम के लिए 4 लिखेंगे, सल्फर के लिए भी 32 लिखा था। तो हमको पता चल कैसे रहा है कि कौन सा नाभिक है, किस परमाणु का नाभिक है? तो हमको A से पता चल रहा था। A तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो, सब न्यूक्लियो की डेंसिटी जो होती है वो लगभग बराबर ही होगी। ठीक है, यहाँ पर चूंकि यह सूत्र A से स्वतंत्र है, A से स्वतंत्र है, अतः यह कहा जा सकता है, यह
कहा जा सकता है कि सभी नाभिकों का घनत्व लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। हम लोग एक चीज प्रूफ कर चुके हैं, ये वाली। चलिए अब एक बार वैल्यू भी रख दें। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस चाहिए हमको 1 mu की वैल्यू रखें 1.66 into 10⁻⁻27 kg। आपने इसकी वैल्यू रखी 4 पाई की वैल्यू 3.14, r0 की पावर 3 है, r0 की वैल्यू रखें 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सॉल्व की जाए 3 into 1.66 into 10⁻⁻27 kg तो यहाँ रखा हुआ है 4 into 3.14 into 1.2 की पावर भी 3 और 10⁻⁻15 की पावर भी 3 और मीटर की पावर भी 3। अब पूरी टर्म को सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगी अब 2.29 into 10⁻⁻17 प्लस का 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्यूरेट वैल्यू तो यही है। अब 40 देखो आप इतने मिले तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें ना अपन, वो लगभग 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी होती है। यही आपको प्रूफ भी करना था। क्या पढ़ा आज अपन ने पूरा नया लेक्चर को रिपीट किया। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, उसका मास कितना होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है। जब हमको ये तीन बातें पता चल गई तो डेंसिटी निकालने के लिए अपन ने मास के अंदर वॉल्यूम का डिवीजन किया और इस फॉर्मूले में जब ए कट गया तो हमने ये क्या किया कि भाई परमाणु के नाभिक जो होते हैं उनका घनत्व तो एक समान रहता है, क्योंकि ए तो है नहीं यहाँ पर। ए होता तो फिर हम लोग अलग अलग नाभिक के लिए अलग अलग डेंसिटी निकालते, लेकिन अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ए का तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। सभी नाभिकों का घनत्व एक समान होता है। और अगर एक AMU की वैल्यू भी रख दी जाए और R0 की वैल्यू भी रख दी जाए, सॉल्व कर दिया जाए तो 10⁻⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखो डेंसिटी कितनी हाई है, 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी बता क्या है, दो नाभिकों के बीच की जो दूरी है ना बहुत कम है, वो डेंस बहुत ज्यादा है, घनापन उसमें बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी बहुत हाई होती है। अगर नाभिक की त्रिज्या बढ़ रही है ना तो साइज नेचुरली बढ़ रही है उसकी नाभिक की। लेकिन दो जो नाभिकीय कण है न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, कौन कौन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच का जो गैप है ना वो नहीं बदल रहा। परमाणु बढ़ेगा नाभिक बढ़ेगा, नाभिक बढ़ेगा तो उसकी साइज बढ़ेगी क्योंकि द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, साइज जरूर बढ़ेगी उसकी, लेकिन उसका घनत्व जो घनापन है वो कभी भी नहीं बदलता, लगभग उतना ही रहता है। ये हमने यहाँ से कर दिया। चलो इसको नोट करें, पॉज करते हैं।